आज हमारे साथ हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कैसा अनुभव रहा मिस वर्ल्ड के लिए? आपने एक से बढ़कर एक मॉडल्स थी, वहाँ पर सारी दुनिया भर की निगाहें उसी पे जमी हुई थी। ऐसे वक्त में क्या चैलेंजेस थे या किस तरह का मजा आया इतनी टॉप की मॉडल्स के लिए तैयारी करना? जी तो एक तो जो है क्वांटिटी ऑफ मॉडल्स बहुत थे, तो हमने 240 कपड़े बनाए, जो बनाना ही एक चैलेंज था बाय इटसेल्फ कि इतने क्वांटिटी में कपड़े बनाना इतनी सारी लड़कियों के लिए। सेकंड चैलेंज होता है, मैंने लास्ट ईयर भी किया था मिस वर्ल्ड, तो उससे मुझे अनुभव था कि जैसे अभी हमारे एशिया की जो लड़कियां होती हैं, जैसे नेपाल की, उनकी हाइट होती है 5 फीट कुछ, और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सुंदरियाँ आती हैं तो उनकी हाइट होती है 7 फीट। तो 5 फुट और 7 फुट में आप देखिए कितना अंतर है। तो अलग टाइप, उनका बॉडी टाइप भी अलग होता है, उनका शोल्डर्स का स्ट्रक्चर भी अलग होता है, सबकी कॉम्प्लेक्शंस भी अलग होती है। तो सबके लिए ऐसे कपड़े बनाना कि उनको सबसे अच्छे जचें और उनको और भी अच्छा दिखाएं, सो दैट इज़ द सेकेंड चैलेंज। बट बिकॉज वी हैड डन मिस वर्ल्ड लास्ट ईयर, आई वॉज वेल अवेयर कि मतलब कैसे हर कॉन्टिनेंट के लिए अलग अलग कपड़े बनाने हैं और हर कॉन्टिनेंट क्या कट्स बेटर उठा सकता है और क्या कलर्स बेटर उठा सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं हर साल नए नए होते हैं, हर किसी को मौका मिलता है। मुझे लगता है शायद आप एक अकेली फैशन डिज़ाइनर होगी जिसको लगातार कंटिन्यू 2 बार मौका मिला। इससे क्या एडवांटेज मिला आपको इस बार? इस दफ़ा क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था, तो मैं और भी बेटर कपड़े बना सकी, और भी मतलब जैसे मुझे ये सब चीज़ें पता थी, न्यूएंसेस पता थे कि क्या सही लगेगा, तो उनको और भी अच्छा दिखाने में मुझे आई थिंक हेल्प हुई बिकॉज आई वॉज एक्सपीरियंस्ड। इस बार तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया था, कहीं ना कहीं कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें से शायद एक शर्त थी कि वहीं के फैब्रिक्स को यूज किया जाए जी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट था या माइनस पॉइंट था? ये इस प्लस पॉइंट ही था क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली उनके वीवर्स के साथ काम करने की, और उनके वीवर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो उनके वीवर्स के साथ जब काम किया तो मैंने देखा कि तेलंगाना एक फैब्रिक बनाता है जो रियल गोल्ड से वीव होता है, जिसमें 2 ग्राम्स गोल्ड, 4 ग्राम्स गोल्ड के धागे होते हैं, तो वो बहुत रेयरली बनता है। सो आई थिंक दैट मेरे 30 साल के करियर में तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो लोग इतना सारा फैब्रिक बनता है विद रियल गोल्ड। तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं साड़ी, दिस इज मेड विद रियल गोल्ड जरी। आप देखिए ये कितनी पतली और कितनी सॉफ्ट है। तो इसमें जैसे 4 ग्राम्स गोल्ड है और इससे वीविंग होती है, तो ये कुछ यूनिक चीज़ है। फिर उनका डबल इक्कत जो वापस एक बहुत ही खूबसूरत बाय इटसेल्फ वीव है, जिसमें उन्हें बहुत समय लगता है। तो इनफैक्ट हम वीवर्स को भी मिले जो डबल इक्कत करते हैं, तो उनको जब हमने माइनर चेंजेस भी बोले तो वो भी उन्होंने इतनी खूबसूरती से किए उनकी टेक्निक्स में, और उनको जो है हमें जो चाहिए था उसमें। फिर हमने साड़ियों में कॉर्डिंग की, जो बहुत ही एक अलग रूप देता है एक साड़ी को। जैसे आप इसमें देखेंगे कॉर्डिंग आ रही है, फिर हमने कलियाँ डाली साड़ी में ताकि एक अच्छा घेरा आ जाए जब लड़कियाँ चलें। तो हमने बहुत सारी इनोवेशंस की उनकी चीज़ों के साथ। तो बाय द एंड ऑफ इट इवन आई वाज वेरी हैप्पी विद इनोवेशंस। तो मैंने एक्चुअली मैं सोचा कि वो लोग भी एक दफ़ा के लिए सोचेंगे कि अच्छा हमारे फैब्रिक्स के साथ ये भी हो सकता था। और मेरे को कितने लोगों ने आके बोला कि हम हमारे नेक्स्ट ओकेजन में हमारे फैब्रिक के साथ ऐसा करेंगे जो आपने किया, वैसा करेंगे जो आपने किया। सो आई वाज रियली हैप्पी। लैक्मी इंडिया फैशन वीक से लेके न्यूयॉर्क फैशन वीक तक का आपका सफ़र रहा। जब किसी फैशन वीक में आपको अगर तैयारियां करनी पड़ती हैं मॉडल्स के साथ, तो किस तरह से होती है? जब पेजेंट चलता है इस तरह का मिस वर्ल्ड, तो क्या कुछ डिफरेंस होता है कि सब चीज़ एक जैसी ही होती है? जब हम फैशन वीक के लिए काम करते हैं तब भी हम एक थीम पकड़ के काम करते हैं। जब अभी भी हमने काम पकड़ा तो हमने एक थीम पकड़ के ही काम किया। तो इस दफ़ा की जो थीम थी वो इंडिया थी। इस दफ़ा की जो थीम थी वो प्रमोशन ऑफ इंडियन सिलुएट्स इन अ ग्लोबल वे था, क्योंकि ये सब सुंदरियाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से थी। तो वी वांटेड टू ड्रेस दम अप विद इंडियननेस बट इन अ ग्लोबल मैनर। तो वो था एक। और हम लोग जनरली फ्यूजन गारमेंट्स ही बनाते हैं, तो ये अक्सर हमारा एक काम करने का तरीका रहता है। सो एंड हमने सब कुछ काफ़ी कुछ कलर कोऑर्डिनेटेड भी किया था। तो आपने लास्ट के शो में देखा होगा कि एक पूरा रेड पहले निकला, फिर ब्लूज निकले, फिर ग्रीन्स निकले, और फिर एक पूरा पेस्टल निकला। हमने जैसे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की सब लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल पेस्टल्स किए थे। तो हमने कलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत की थी। तो हम फैशन वीक में भी बहुत कलर कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स बनाते हैं, तो वो सिमिलर भी थे और अलग भी थे एक दूसरे से। तो हमने टीवी पे तो बहुत कुछ देखा, लेकिन अगर बिहाइंड द सीन्स की बात की जाए तो बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताएं कि लोगों को जो चकाचौंध दिखता है उसके लिए कितने वक्त पहले से तैयारी है शुरू करनी पड़ती है, और ये जो हमको देखने को मिलता है ना, वो कितना आसान या कितनी कड़ी मेहनत होती है इस सारी चीज़ को तैयार करने के लिए?
तो आई थिंक ये गारमेंट्स बनाने के पीछे तो बहुत कड़ी मेहनत सच्ची में होती है। तो इनफैक्ट मैं ये हर टाइम बच्चों को भी बोलती हूँ जो लोग फैशन डिज़ाइनर्स बनना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कड़ी मेहनत है। लोग काफ़ी टाइम ग्लैमर स्ट्रक हो जाते हैं और उनको ये ग्लैमर और फ्रंट ऑफ द स्टेज ही सीन दिखता है कि इतना सुंदर, इतना ग्लैमरस। उनको ये नहीं समझ आता कि यहाँ पहुँचने के पीछे बहुत काम होता है। जैसे दिन रात लिटरली मैंने और मेरी टीम ने काम किया। हम लोग कुछ 10 से 12 हफ्तों तक ये बना रहे थे कपड़े, और हमने दिन रात काम किया तो जाकर के ये पूरे कपड़े 240 बने। उभरते हुए फैशन डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में अगर वो आना चाहते हैं तो? पहली बात तो ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रहेगी उनके लिए और बहुत अच्छी फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग, बट कड़ी मेहनत इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक इंसान एक दूसरे इंसान से काम करता है तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगी हर जना अगर अपनी एटीट्यूड को थोड़ा हम्बल रखे और ग्रैटिट्यूड के साथ काम करे तो वो बहुत लंबा जाएंगे अपने जर्नी में। जब आपने फैशन डिज़ाइनिंग की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को लेकर लोग प्रेरित होते थे, उस तरह के कपड़े बनाना पसंद करते थे। लेकिन आज की जनरेशन पूरी तरह से बदल चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना, हर किसी को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अच्छा दिखना है। जो फैशन चेंज होता हुआ आपने इतने वर्षों में देखा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, फैशन में भी बहुत चेंज आया और कौन सोच सकता था 10 साल पहले कि इन्फ्लुएंसर जैसी भी कोई चीज़ आएगी और इतना प्रभावित करेगी सब चीज़ों को। बट लेकिन वर्ल्ड भी बड़ी हो गई है। पहले हमारा एक दायरा होता था कपड़े बेचने का, अब वो दायरा ही नहीं रह गया। अब बहुत बड़ा वो हो गया है। अब ऑनलाइन सेल्स, एक ऑनलाइन स्टोर इज़ लाइक अ फिजिकल स्टोर जिसमें लोग आते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और अब लोग इतने कंफर्टेबल हो गए ऑनलाइन शॉपिंग में। सो आई थिंक ओवरऑल ये जो चेंज आया है इट इज़ फॉर द बेटर। फ्यूचर कैसे देखती हैं आप हिंदुस्तान का फैशन इंडस्ट्री का? आई थिंक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में जो काम कर सकते हैं और जो कारीगरी कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो कहीं भी विश्व में होती है। हमारी कारीगरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अभी लोग बोलते हैं चाइना हर चीज़ में आगे निकल गया, लेकिन आज तक चाइना वो कारीगरी कर ही नहीं सका है जो हम करते हैं। चाहे वो वीविंग में आप बोल दीजिए, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी में बोल लीजिए। मशीन की एम्ब्रॉयडरी और एक हाथ से बुनी हुई एम्ब्रॉयडरी में बहुत अंतर होता है। तो वो आई थिंक विल रिमेन विद इंडिया। सो इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आपको लगता है कि वेडिंग बहुत बड़ा मार्केट है फैशन इंडस्ट्रीज के लिए? जी, बहुत बड़ा मार्केट है। किस तरह से, क्या है, बताएंगे कुछ आप? आई थिंक वेडिंग्स बड़ी थी इंडिया में हमेशा, क्योंकि हम हमारे कल्चर में वेडिंग्स को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब वो और भी बड़ी हो गई हैं, स्पेशली कोविड के बाद। हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन कोविड के बाद इतना बदलाव आया है वेडिंग्स में, दे बिकम बिगर बिगेस्ट। तो जब ये वेडिंग मार्केट बढ़ती है तो ऑब्वियसली हर आदमी जो वेडिंग मार्केट से कनेक्टेड है वो भी आगे बढ़ता है। सो आई थिंक वेडिंग्स इज अ ग्रेट, वेडिंग क्लोथिंग इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, मिस वर्ल्ड के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो किस तरह से रहा आपके लिए? आई थिंक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल एनरिचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू।